Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. So as you know that we are covering the PYQs of UGC NET पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इस सीरीज़ में हम जुलाई 2018 विच इज़ एक्चुअली जून 2018 का जो एग्ज़ाम है उसको हम कवर कर रहे हैं और अभी तक हम 50 क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। आई नो आपको लग रहा होगा थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बट हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो 25 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे कवर कराए जाते हैं उनके साथ में आपको कुछ टास्क भी दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ आपको अपनी तरफ से भी कुछ स्टडी करना होता है। तो 1 घंटे का लेक्चर हो जाता है, 1 घंटा आप अपनी तरफ से स्टडी करेंगे, 2 आवर्स PYQs के लिए सफिशिएंट है। और जिस तरीके से हमने मैनेज करा है जून 2025 एग्ज़ाम से पहले आप इसको कवर कर लेंगे। और आप मान लीजिए वीडियो बाद में देख रहे हैं जून 2025 के बाद में, तो भी डोंट वरी, आप इसको अपने हिसाब से 50 डेज़ मान के चलिए और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते हुए फॉलो करिए। ओके, सो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51 एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू वांट टू टॉक टू अस और कुछ भी आपको बताना है, जानना है, पूछना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, यूपीएससी या यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, तो कॉल अस और यू कैन सेंड अस अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप 98968597 और 67। और बहुत जल्दी आपको पेपर 1 एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और भी डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलने लगेगी। इसके अलावा आज से जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस 2 से 3 मिनट की वीडियोस भी यूट्यूब पर आज से आने लगेगी। जैसे मैंने बार बार कहा ना, लीडरशिप मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल है, तो पर्सनली मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी उसके रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग फिर हम वीडियोस जो हैं वो आज से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। यानी 2 से 3 मिनट की वीडियो अगर आपको कोई दिखे यूट्यूब पे तो आपने स्किप नहीं करनी है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 51। सो 51st क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सही है या 2030 का एजेंडा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ था उसमें अडॉप्ट करा गया था। और पेरिस एग्रीमेंट में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ जो है गाइडलाइंस बताई गई हैं, काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करी गई हैं सारी कंट्रीज के ऊपर, चाहे फिर वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो। लेकिन काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। बट फाइनेंस में ये कहा गया कि एक फंड तैयार किया जाएगा जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी ताकि डेवलपिंग कंट्री क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर पाए। सो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से लेकर के 2030 तक के बीच में डेवलपमेंट एजेंडा को लेकर के है। और डेफिनेटली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं करती है। देन it is based on the UN resolution entitled The Future We Want, and the role of global civil society is significantly restricted in this agenda. अब स्टेटमेंट फोर्थ पे फोकस करोगे ना तो ये आपको कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड करेगी, आप चाहे नहीं जानते हो इसके बारे में, बट स्टेटमेंट 4 पे फोकस करो। आपको क्या लगता है कि कोई भी क्लाइमेट एजेंडा है वो बिना सिविल सोसाइटी के पॉसिबल हो पाता है? बिल्कुल भी नहीं। आप जितना लोगों को इन्वॉल्व करोगे, एंगेजमेंट होगा, उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट को नेगेटिव मान ले, मतलब गलत मान ले, तो हमारे पास आंसर बचेगा आपके पास ए ऑप्शन। ठीक है, आंसर देखना फटाफट, ठीक है कि गलत है। यस राइट मैम। है ना? तो बस ये इस तरीके से ना, कई बार फैक्ट्स नहीं पता होते, बट आप अपनी कॉमन सेंस यूज करके भी ना चीजों को रिकॉल कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, पूछा जाता है। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये है क्या, मतलब आपको ये जो 17 गोल्स हैं इनके एटलीस्ट हेडिंग पता होनी चाहिए कौन सी है। और जो स्टार्टिंग के 5-6 ये तो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके तो डेफिनेटली याद हो कि SDG 1 क्या है, पोवर्टी को लेकर के है, 2 क्या है, 3 क्या है, इस तरीके से। तो इनकी लिस्ट बना लो एक छोटी सी स्टोरी फॉर्मेट में, जो 17 गोल्स हैं उनको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जब आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो तो अ, जैसे यही फर्क है यूपीएससी और यूजीसी के सिलेबस में। यूपीएससी में एसडीजी पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा इवेंट ना हुआ हो। लेकिन यूजीसी पूछती है इसके ऊपर, उसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा मानती है। उनका ये मानना है कि जो लेटेस्ट पैराडाइम है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो पेरिस एग्रीमेंट ने किया है। इसलिए पेरिस एग्रीमेंट है तो क्लाइमेट का
इनिशिएटिव, लेकिन इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पढ़ते हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन को एक गाइडेंस देने के लिए, एक काइंड ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए एसडीजी गोल्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज का हिस्सा बन जाते हैं। और आगे चल करके जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 21st सेंचुरी में, उन सब में आप देख लेना एनवायरनमेंट के ऊपर डेफिनेटली बात करी जाएगी। जैसे अभी फोर्थ मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो वहां पर भी आई एम श्योर क्लाइमेट चेंज एक मेन मुद्दा रहेगा, मेन रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का एनवायरनमेंट को लेकर के क्या रोल हो सकता है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी और कमीशंस रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस बजट इन इंडिया। सी रंगराजन कमेटी, एल के झा कमीशन, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो आज मैं ना आपको सिर्फ पेन एंड पेपर लेकर के बैठना, दोबारा खुद से सॉल्व करना इस पेपर को, मैं बस गाइड बता रही हूँ क्या क्या करना है आपने, और खुद से सर्च कर लेना थोड़ा सा। तो पहला तो ये परफॉर्मेंस बजट जो है वो सबसे पहले यूएस में इंट्रोड्यूस करा गया था, और ये इंट्रोड्यूस करा गया था बजट को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए। ये कहा कि हम पैसा देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, आउटकम क्या मिल रहा है हमें, हमें आउटकम का भी तो पता होना चाहिए। हमने जो पैसा दिया उससे कुछ परफॉर्मेंस निकल करके आ रही है कि नहीं आ रही, आउटकम है कि नहीं है। इसलिए परफॉर्मेंस बजट जो वो पहले यूएसए में अडॉप्ट करा गया था, और इंडिया में तकरीबन 15 से 20 साल के अंतराल के बाद इंडिया में इसको अडॉप्ट करा गया फर्स्ट एआरसी के रिकमेंडेशन पे। फाइनली 1966 में परफॉर्मेंस बजट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। राइट, तो फर्स्ट फर्स्ट एआरसी परफॉर्मेंस बजट है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको काफी सारे आइडियाज मिलेंगे। पहला, परफॉर्मेंस बजट है क्या, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इससे कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। दूसरा, इसको कब इंट्रोड्यूस करा गया, या यूएस में कौन से कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस करा था, फर्स्ट हुअर कमीशन ने या सेकंड हुअर कमीशन ने, वो पता होना चाहिए था। साथ ही साथ यूएस में दो कमीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम फर्स्ट एआरसी सेकंड एआरसी पढ़ते हैं ना, ऐसे यूएस में आपका आता है, एक तो आता है फर्स्ट हुअर कमीशन और सेकंड हुअर कमीशन। इनकी रिकमेंडेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बट आपको ज्यादा नहीं, कम से कम इनका ईयर पता होना चाहिए। और अगर जैसे परफॉर्मेंस बजट है, ये कौन से हुअर कमीशन ने रिकमेंड किया था, ये पता होना चाहिए। ओके, और किस प्रेसिडेंट के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ है, प्लीज ये भी ध्यान रख लेना, किस प्रेसिडेंट के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ है। और आपको अगर गूगल पे चीजें नहीं मिलती हैं तो एम लक्ष्मीकांत वाली बुक में बहुत अच्छे से मेंशन करी गई है। एक तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन गया आपका परफॉर्मेंस बजट में, इंडिया में कब रिकमेंड किया, किस टाइम पे रिकमेंड होता है, ये हो गया 1966 में होता है। अब दूसरा जो बनता है क्वेश्चन आपका इसी क्वेश्चन में से, आपको ये जो तीन कमेटी एक्स्ट्रा दी गई हैं, सी रंगराजन कमेटी, एल के झा कमीशन, सेकंड एआरसी तो चलो हमें पता है, फर्स्ट एआरसी पता है, बट ये जो दो कमेटी हैं, सी रंगराजन कमेटी और एल के झा कमेटी, पहला तो आपको इनका सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए कि ये किस चीज से डील करती हैं। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट मैटर पता हो और एक ईयर पता हो, भी ये फाइनेंस को लेकर के हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को लेकर के हैं, ये पर्सनल को लेकर के हैं, किस चीज के बारे में है, ये आपको पता होना चाहिए। पीवाईक्यूज हमेशा ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, पीवाईक्यूज जस्ट एक करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए नहीं है। पीवाईक्यूज में आप हमेशा ये देखने की कोशिश करते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर इसके स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाए तो इसी थीम पे, इसी टॉपिक पे कितने नए क्वेश्चंस जो हैं वो आप फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपनी जो नोटबुक बना रहे हो पीवाईक्यूज की, उसमें इन चीजों को मेंशन कर लेना। परफॉर्मेंस बजट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजटिंग के अंदर। या तो कंपैरिजन पूछा जाता है, या इसका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, किसने इंट्रोड्यूस करा था, कौन से साल में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये सारी चीजें आती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आर ट्रू। अब ये हम 2018 का क्वेश्चन है और हम सॉल्व कर रहे हैं मान लीजिए 2025 में इसको, तो अब ये क्वेश्चन इररेलेवेंट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन से हमें आइडिया हो जाता है कि कैसे आपको लूप होल ढूंढने पड़ते हैं अपने आंसर्स में से, लूप होल ढूंढने पड़ते हैं आपको क्वेश्चन में से। तो इसमें ना 2015 में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। पहली बात तो ये विसल ब्लोअर होता क्या है, आपको पता है विसल ब्लोअर क्या होता है? नो मैम। ओके, विसल ब्लोअर बेसिकली अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं
तो वहां पर अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, आप गवर्नमेंट को बताते तो आपको विसल ब्लोअर कहा जाता है। भाई करप्शन को रोकने के लिए आपने आवाज उठाई है। और नॉर्मली ये होता है कि विसल ब्लोअर, अगर किसी ने करप्शन का पता लगाया है और वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करो क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन 2015 में जो बिल आया था वो एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि विसल ब्लोअर को रोकने के लिए बिल लाया गया। इसके काफी सारे प्रोविजंस जो है वो काफी नेगेटिव थे, इसलिए बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो एक तो आप इसके प्रोविजंस पढ़ो पहले, कि द टर्म पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स द हायर जुडिशरी। देखो, पब्लिक सर्वेंट में हायर जुडिशरी आती है कि नहीं आती, मे भी हो सकता है, आप इसके ऊपर डाउट करो, पहली चीज। दूसरा पढ़े हम, इफ इट प्रोहिबिट्स एनी पर्सन टू रिपोर्ट एनी करप्ट एक्ट्स इफ इट रिलेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये बात सही है, अगर कोई बात सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है तो आप करप्शन का कोई भी केस जो है वो नहीं रिपोर्ट कर सकते हो। तीसरा, इट प्रोहिबिट डिस्क्लोजर ऑफ दोज एक्ट्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ये बात भी सही है कि जो चीज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत प्रोहिबिट करी गई है उसको भी आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। देन, any person who makes any disclosure which is false or misleading shall be punishable with an imprisonment up to 2 years or a time up to 30,000। अब ये प्रोविजन जो है ना वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। इसमें ये कहा गया कि अगर आपने कुछ रिपोर्ट करा है, आपको लगता है आपके डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो रही है और आपने अपनी सुपीरियर अथॉरिटी को बता दिया, लेकिन आपकी वो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है या गलत है, तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है या 30,000 तक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट देख के आपको लगेगा कि अरे ये तो विसल ब्लोअर के ना अगेंस्ट में काम कर रहा है, इसलिए इसको एक्ट में लाते टाइम है ना काफी सारे चेंजेस किए गए थे जब एक्ट तैयार हुआ था आपका। तो अगर आप इसके हिसाब से देखो तो आपको स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट, आपको ये वाली स्टेटमेंट आपको गलत मिलेगी। मोस्ट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट की उसके अंदर हायर जुडिशरी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। फटाफट चेक करके बताओ इसका आंसर क्या है। मैम डी इज द करेक्ट आंसर। डी और बी, बी, हाँ सही हो मैम। है ना। ए गलत आएगा क्योंकि पब्लिक सर्वेंट में हायर जुडिशरी यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में से प्लीज लेटेस्ट जो है विस्ल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट उसको जरूर पढ़ लेना। ये आपका अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का पार्ट है, इसलिए हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज 25 क्वेश्चन के बाद में बहुत कुछ रह जाता है जो आपको आराम से बैठ के खुद से भी सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन। अच्छा, ये सिंपल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। तो बजट बैलेंस्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रूल ऑफ लैप्स लागू होता है, एस्टिमेट्स ऑन रेवेन्यू बेसिस। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है बजटिंग का। हाँ, लेकिन ये कहा जाता है कि ये बराबर डिवाइड होना चाहिए। बराबर इन द सेंस मतलब अलग अलग डिवाइड होना चाहिए, रेवेन्यू का और कैपिटल का, एक्सपेंडिचर और अर्निंग अलग अलग तरीके से मेंशन होनी चाहिए। तो ये मैम प्रिंसिपल्स रूल ऑफ ऑफ बजटिंग। लैप्स क्या होता है? रूल ऑफ लैप्स होता है कि आपने 1 साल के लिए बजट तैयार करा है। आपने मान लीजिए बजट 2025 के लिए तैयार किया जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक लागू होगा। तो 31 मार्च तक आपने अगर वो पैसा खर्च कर लिया तो ठीक है। लेकिन 31 मार्च को मान लीजिए अकाउंट में 1 लाख रुपए रह गया, बजट वाले अकाउंट में 1 लाख रुपए रह गया, तो वो रूल ऑफ लैप्स, अब वो जीरो हो जाएगा। वो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो आपको मिलेगा वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक ही साल के लिए बजट हुआ है, जितना खर्च कर दिया, जितना रह गया जो खर्च नहीं कर पाए वो वापस से गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आ जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि पिछले साल हमारे पास 2 लाख रुपए बचे थे, इस साल हमारे पास 3 लाख रुपए बचे तो टोटल 5 लाख हो गए, नहीं। वो रूल ऑफ लैप्स है। टाइम मतलब रूल ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। इसी को अगर आप किसी कानून में लेकर के आते हो, कोई लॉ है और लॉ के साथ ये कह दिया जाए कि आज ये कानून बनाया है, 10 साल बाद ये कानून जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो उसको कहते हैं सनसेट क्लॉज या सनसेट लेजिस्लेशन। बजट में जब ये चीज होती है तो उसको रूल ऑफ लैप्स कहते हैं। इस बेसिस पे सी इनकरेक्ट आंसर है, तो आपके ए बी डी, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ए बी एंड डी, यस मैम। है ना। ये सिंपल क्वेश्चन।
ओके, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। अब ये सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट और उनके एक्सप्लेनेशन है। पहला कॉन्सेप्ट है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मैम ये ऑब्जेक्टिविटी एंड दिख नहीं रहा है इम्पार्शियलिटी। इंटीग्रिटी वाला साइड। हम्म। वो स्लाइड नहीं दिख रही इंटीग्रिटी वाली, शो नहीं हो रही। जूम, हाँ इधर खींच। हम्म। ये नाखून नहीं दिख रहा आपका? नहीं, हाँ अब दिख रहा है। इतने बड़े नाखून कौन रखता है भाई? इंटीग्रिटी ऑनेस्टी, अब हम छोड़ो। लाइव क्लास में क्यों बेइज्जती कर रहे हो? ओके, मेरे नहीं है इतने बड़े नाखून। एनीवे, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी, इसमें से पहले वो स्टेटमेंट उठाओ जिसके बारे में आप श्योर हो। जैसे इम्पार्शियलिटी को लेकर के, ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के हम श्योर हैं। चलिए हम वन बाय वन उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, देन विल ट्राई टू मैच विद द कॉन्सेप्ट। पहला है, एडवाइस एंड डिसीजंस आर बेस्ड ऑन रिग्रेस एनालिसिस ऑफ एविडेंसेस। आप हर एक एविडेंस को बहुत रिग्रेसली चेक करके कोई डिसीजन बनाते हो, तो वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्टिविटी होती है। ये ऑब्जेक्टिविटी हमेशा एविडेंस बेस्ड होती है। देन, पुटिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज अबव पर्सनल इंटरेस्ट, ये इंटीग्रिटी का वो माना जाता है, फीचर माना जाता है। देन, एक्टिंग solely अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ कॉज एंड सर्विंग इक्वली, ये इम्पार्शियलिटी की निशानी है। एंड ट्रुथफुलनेस एंड ओपननेस, इसको ऑनेस्टी की निशानी माना जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है, ए का हमारे पास आएगा 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक है, और इस हिसाब से अगर हम चले तो आंसर डी हमारे पास होना चाहिए। फटाफट चेक करो पहले। करेक्ट है मैम। करेक्ट है ना? दूसरी चीज ये कि जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लिस्ट वन लिस्ट टू वाले क्वेश्चंस, कोशिश करो उनके आंसर एग्जैक्टली करेक्ट करने से पहले साइड में लिख लो। उससे क्या होता है ना, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है करेक्ट आंसर हम ढूंढ लेते हैं, बट मैच करते टाइम हम कंफ्यूज हो जाएंगे या हमसे कोई गलती हो जाएगी, क्योंकि वो 3 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना वो अपने आप में थका देता है ये पूरी प्रोसेस। और जब आप 50th क्वेश्चन तक पहुंचते हो ना, तो नॉर्मली आप 1.5 घंटा ऑलरेडी लगा चुके होते हो, 1.5 से 1.5 घंटे के आसपास आप ऑलरेडी स्पेंड कर चुके होते हो, तो वो बीच वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा थकाने वाला होता है। इसलिए हमेशा अगर उसको मैम साइड में पेपर लिख टू लो। पहले सॉल्व करे तो ऐसा थोड़ी होता है। कर सकते हो, उसमें आता है ऑप्शन, पर मेरे ख्याल से पेपर वन पहले सॉल्व करना चाहिए आपको। पेपर वन में ज्यादा दिक्कत आएगी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना वैसे वैसे आप ज्यादा थकते जाते हो। हम्म। ओके, 56 क्वेश्चन है, साइंस इज एन अटेम्प्ट ऑफ ह्यूमन माइंड टू फाइंड अ कनेक्शन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना। पीवी यंग, जे थॉमसन, आइंस्टीन एंड इनफेल्ड एंड गुड एंड हट। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट होनी चाहिए साइंस को लेकर के, आइंस्टीन एंड इनफेल्ड के, यस मैम। है ना? लेकिन प्लीज इनके ना बाकी जो थिंकर्स हैं इनके भी स्टेटमेंट्स काफी फेमस हैं, तो उनके बारे में भी एक बार एटलीस्ट जस्ट काइंड ऑफ वन लाइनर, बी अवेयर ऑफ व्हाट दे सेड, बिकॉज इनकी जो स्टेटमेंट्स है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिसर्च सेक्शन पढ़ते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी, वहां पर आता है खास करके सोशल साइंस या साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं उनके बारे में, कि व्हाट डज साइंस मीन्स एक्चुअली। तो वहां पर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है साइंस को लेकर के, जिसमें से आइंस्टीन का कहना है कि आप जो सोचते हो और जो एक्चुअल में होता है, आइडियाज और फिनोमिना के बीच का जो कनेक्शन है वो साइंस है। अब मैंने देखा रेनबो, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है रेनबो, और मैंने कुछ आइडियाज बना लिए उसको देख करके, ये मेरी इमेजिनेशन है या मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है, और वो फिनोमिना हो रहा है। तो वो जो गैप है, मैं क्या सोच रही हूँ क्या हो रहा है, उस गैप को फिल करना ही एक्चुअल में साइंस का काम है। ऐसे ही रिसर्च को लेकर के स्टेटमेंट्स हैं, पर ये ऐसे ना, मतलब क्या बोलूं इन क्वेश्चंस को मैं, ऐसे वाले ये कि आगे तो आगे और नहीं आए तो नहीं आए, तुक्के मार क्वेश्चंस होते हैं। आप रट के जाओ, वेल एंड गुड है, आ जाए उसमें से। कई बार जितना रट के जाते हो उसमें से भी नहीं आते। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा रिलाई नहीं करती अब, क्योंकि सेम स्टेटमेंट तो रिपीट होने वाली है नहीं, हो जाए तो बहुत बढ़िया है। खुद से थोड़ा बहुत एफर्ट लगा सकते हो तो लगाओ।
नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्न कंपनी करंटली? कोल इंडिया है, आईएनसीबी है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी डिबेटेबल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये भी है। तो आंसर के हिसाब से सी आएगा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है। इसमें कितनी महारत्न कंपनी है नंबर, और कितनी नवरत्न है, और कितना लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट कितनी ऐड हुई है, ये और ये आएगा क्या? ये भी आएगा। आप ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो, आपको डेटा मिल जाएगा लेटेस्ट। आई थिंक 26 के आसपास होनी चाहिए अभी फिलहाल। नवरत्न है शायद 26। देख लेना डेटा, मुझे भी अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, चेक कर लेना इसका, महारत्न का। अभी रिसेंटली ऐड हुई है, इसलिए आई एम नॉट श्योर कि वो नवरत्न में ऐड हुई है या महारत्न की कैटेगरी में ऐड हुई है। दो बड़ी कंपनीज को ऐड किया गया है, इन दोनों में से ये क्या तो नवरत्न है या महारत्न है। और ये आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये मैं आपको वैसे पहले बता देती हूँ, आपके उसमें भी मेंशन है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे 1948, 1956, 1991, ये वही ये तो है, तीन लेबर लॉज एक्ट, लेबर लॉज ये भी कैसे। आएंगे क्या मैम हमारे जैसे के? है क्या इसमें? हाँ, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो है ना मैटरनिटी वाला एक्ट हुआ, इंडस्ट्रियल लॉज में, बिजनेस से रिलेटेड। मैं समझी नहीं, क्वेश्चन रिपीट करो अपना। जैसे क्वेश्चंस नहीं आते क्या इंडस्ट्रियल लॉज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जब पूछे नहीं, उस जाते हैं? पे नहीं आते, इंडस्ट्रियल लॉज पे नहीं आते, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे आते हैं। अच्छा। हाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में भी दो तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज घूम फिर के इन्हीं पे आते हैं। तो इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट 1991 है, फिर 48 फैक्ट्रीज है, एक्ट है और ना ये? नहीं नहीं, पॉलिसीज हैं, एक्ट नहीं है, गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, ब्रॉड पॉलिसीज हैं। ये बेसिकली तीन नेशनल, वैसे बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बट तीन इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे हम आजाद हुए थे, तो आजादी के बाद में 48 में हमने डिसाइड किया था कि अब हम अपनी इंडस्ट्रीज को किस तरीके से डेवलप करने वाले हैं। ठीक है। फिर आपका 1950 में आपने प्लानिंग कमीशन बना दिया। प्लानिंग कमीशन ने 1951 में अपनी फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश करी, और आपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट कर दिया, 5 ईयर प्लान। लेकिन यहाँ पर आपका जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर पर था। लेकिन 56 तक आते आते, 1956 तक आते आते, नहीं, सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपका जो फोकस है वो हैवी इंडस्ट्रीज पे हो गया। और वो जो फोकस था ये आपकी 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नजर आता है। ये चीज चलती रहती है, कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। और फाइनली 1991 में आप जो अभी तक पॉलिसी अपनाते चले जा रहे थे, जिसमें स्टेट का डोमिनेंट फैक्टर था, एक तो स्टेट डोमिनेट था, दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के आपकी बहुत रिजर्व्ड पॉलिसी थी, मतलब आप ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे बाकी वर्ल्ड से। तो इसको हटा करके 1991 की नई पॉलिसी आती है, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो इन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, लिटरली बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज इन तीनों पॉलिसीज ने एक्चुअल में शेप करा है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। हम किस तरीके से ग्रो करेंगे, कौन से सेक्टर पे फोकस करेंगे, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने डिसाइड करा है। ठीक है। समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं नहीं मैम आगे। तो एक तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी याद रख लेना। दूसरा 5 ईयर प्लान्स, मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है 5 ईयर प्लान्स को सेक्शन वाइज। उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि कितनी ग्रोथ रेट थी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, किस पे फोकस किया गया था, इन सब चीजों के बारे में। और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, अब नीति आयोग पे क्वेश्चन आएंगे। नीति आयोग ने अगर कुछ भी पूछ रखा है, कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई रिपोर्ट है, तो वो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा है। ये प्लान्स एंड प्रायोरिटी में आते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओके।
सो 58th क्वेश्चन है आपका, द मेन एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। एनईपी 1991, इसको एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं, और ये आई ही इसलिए थी बिकॉज इंडिया जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जब आपका एक्सपोर्ट आपके फेवर में नहीं होता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके फेवर में नहीं होता, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, मतलब बाहर से सामान खरीदने के लिए आपके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से डील करने के लिए हम गए आईएमएफ के पास और हमने उनसे लोन मांगा। आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी थी कि आप ये चेंजेस लेकर के आओ, तब हम आपको बेल आउट करेंगे, तब हम आपको लोन देंगे। और उन कंडीशंस को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट करा था, तो जो पॉलिसी निकल करके आई थी उसको हम एलपीजी रिफॉर्म 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कहते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जैसे लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया था, गवर्नमेंट का कंट्रोल जहां पर था उसको कम कर दिया गया था, गवर्नमेंट अब पीछे हो रही थी। तो ये प्राइवेटाइजेशन का दौर था, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को बहुत, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को बहुत फोकस करा गया था। ओके, तो इसमें ये है कि डिसइन्वेस्ट करोगे आप गवर्नमेंट इक्विटी को इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू 26% और लोअर इफ नेसेसरी। Those public sector enterprises which are potentially viable have to be restructured and revived. Then, welcoming private foreign investment in foreign technology and those public sector undertaking which cannot be revived would be closed down. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के पॉलिसी उतनी मतलब डोमिनेट नहीं कर रही थी उस टाइम तक, लेकिन हाँ प्राइवेटाइजेशन वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सही हैं। अगर हम इस हिसाब से जाएं तो हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए। चेक करना। हाँ मैम सही है। सही है ना? और ये 26% ध्यान है क्या, क्या होता है? नहीं मैम। ओके, तो कंपनी में ना कई तरीके के डिसीजंस होते हैं। कंपनी में आपके मान लीजिए 100% आपकी अकेले की ऑनरशिप है, धीरे धीरे आपने शेयर्स बांटने स्टार्ट कर दिए और आपकी जो ऑनरशिप है वो कम होने लगी। लेकिन जब तक आपके पास 51% शेयर्स हैं, आप डिसीजंस जो है वो खुद ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ऑनर कहलाएंगे। लेकिन 49% लोगों का व्यू भी मैटर करता है, वो आपके डिसीजन में नजर आएगा। अब मुझे मान लो 51% नहीं चाहिए, मुझे ऑनरशिप नहीं चाहिए, लेकिन मैं कंपनी डेली बेसिस पे क्या करती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मान लीजिए गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट डेली बेसिस, कंपनी डेली बेसिस पे क्या करती है। लेकिन कंपनी में अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाना हो, कंपनी को बेचने का निर्णय लिया जाना हो, किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने का डिसीजन लिया जाना हो, तब मुझे इंटरेस्ट है। शेयर्स में कुछ बदलाव करने हो तब मुझे इंटरेस्ट है। इनको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में मेरी राय मैटर करे, इसके लिए मेरे पास कम से कम जो है वो 26% वोट होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन कंपनी जो है वो 75% वोट से लेती है, यानी 3/4 मेजोरिटी से लेती है। और 3/4 मेजोरिटी, मेरे पास अगर 26% वोट है तो ये 3/4 मेजोरिटी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बाकी लोगों के पास सिर्फ 74% वोटेज रहेगी। और 74% का मतलब कोई भी बड़ा डिसीजन अगर होगा तो कंपनी खुद से नहीं ले पाएगी, मेरी राय भी जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए देखो यहाँ पे 26% का बोला गया है। और नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होते हैं, गवर्नमेंट ने ये क्लासीफाई कर रखा है। उसमें उन्होंने कहा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए। और कुछ नॉन स्ट्रेटेजिक है, जैसे स्टील का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, ये कोई भी हैंडल करे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट का रेगुलेशन के ऊपर रहेगा, तो इस हिसाब से भी स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स डिसाइड करे गए हैं। जैसे 1991 में 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर बताए गए थे, जिनको 2016-17 में घटा करके 4 कर दिया गया था। ठीक है, और ये 2016-17 में अनाउंस किया गया था कि जितने भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, गवर्नमेंट धीरे धीरे उनसे पीछे हट करके सिर्फ 4 सेक्टर के अंदर ही अपनी प्रेजेंस बनाए रखेगी। ये जो चीज है ना, ये अभी हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पहले खुद मैन्युफैक्चर करती थी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पीछे हटना स्टार्ट कर दिया कि ये कंपनीज अब प्राइवेट, उनको संभाली, मतलब प्राइवेट कंपनीज को दी जा सकती हैं। तो ये जो पीछे हटना होता है, एक तो इसको कहते हैं रोल बैक ऑफ स्टेट।
और दूसरा ये जो पॉलिसी होती है ना, अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में बताऊं तो इसको कहते हैं ड्राइंग टू स्टीयरिंग। कि अब आप खुद काम नहीं कर रहे, आप बस गाइड कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए। इसको कहते हैं रोइंग टू स्टीयरिंग। ओके, नेक्स्ट है। अच्छा, ये आपका रिसर्च का है। रिसर्च पढ़ी हुई है आपने पहले? हाँ मैम, बस थोड़ी बहुत सैम्पलिंग में अटेंड, ज्यादा कुछ नहीं। हम्म, कोई बात नहीं। 59 क्वेश्चन है ना ये। देखती हूँ मैंने कहीं पे एक्सप्लेनेशन लिख रखी है क्या इसकी? नहीं तो नहीं है, चलो कोई ना। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रानियस फैक्टर इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बेस्ड स्टडी? अब पहले तो आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पता होना चाहिए, फिर आपको एक्सट्रानियस फैक्टर का पता होना चाहिए, फिर आपको तीनों प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जब आप बेसिकली देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च होती है, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कैसा है। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, आप दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट पे चल रहे हो आप। मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि मान लीजिए भी कोई भी दो फैक्टर है कि जो इंसान स्मोक करते हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है, ये मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अब इसमें एक्सट्रानियस फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो इस मतलब ऐसे फैक्टर्स जो आप इंक्लूड करके नहीं चलते लेकिन आपके रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो फैक्टर्स उनको रोकने के लिए, उनके उनका इफेक्ट आपके रिसर्च पर ना आ पाए। भी कोई इंसान स्मोक कर रहा है लेकिन स्मोक के साथ में कुछ और भी काम कर रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है वो आपके रिसर्च पर ना आए, इसके लिए आप क्या करते हो, कुछ प्रोटेक्शन, कुछ जो तरीके हैं वो अपनाते हो। और इसको लेकर के इन्होंने चार प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, रेप्लिकेशन का, रेंडमाइजेशन का, लोकल कंट्रोल का और मैचिंग का। तो हम रेंडमाइजेशन का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि हम बेसिकली एक्सट्रानियस फैक्टर को के इफेक्ट को हम कम कर पाए। ठीक है, रेंडमाइजेशन में हम एक सीक्वेंस में नहीं चलते, हम रैंडम वो उठाते हैं ताकि हमें आइडिया हो पाए कि हम जो सोच रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, सैम्पलिंग में ही इस बात को कंसिडर कर लिया जाता है, सैम्पलिंग के दौरान ही, कि हाँ ये फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सुबह 6 बजे उठने वाले बंदे जो हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं एज कंपेयर टू 9 बजे उठने वाले बंदे। अब मान लीजिए 6 बजे आप उठ रहे हो, ठीक है, 6 बजे उठ करके आप बहुत ज्यादा जो है मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और पोल्यूशन बहुत ज्यादा होने की वजह से आपकी लाइफ स्पैन ऑटोमेटिकली कम हो रही है। डज नॉट मैटर आप 6 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो। दूसरी तरफ जो 9 बजे उठ रहा है वो एक बहुत ही मतलब गांव के इलाके में रह रहा है जहाँ पे हवा पानी जो है बहुत साफ सुथरा है, तो उस एरिया के अंदर आप रह रहे हो ना, तो वहां पर आप 9 बजे उठ करके भी आप हेल्दी रह पाओगे। इस वजह से क्या हो रहा है ना, ये जो एक्सट्रानियस फैक्टर बन रहा है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर बन रहा है, आप कहाँ पर रह रहे हो, इस वजह से मेरी जो रिजल्ट होगा मेरे रिसर्च का वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसको रोकने के लिए फिर प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन यूज किया जाता है। और ये मैं बहुत ही रो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, बहुत रो एक्सप्लेनेशन है, मतलब बिल्कुल सिंपल टू सिंपल वर्ड्स में जो मैं कह सकती हूँ। बाकी आपको इन रिसर्च का, इन प्रिंसिपल्स का, एक्सट्रानियस फैक्टर्स क्या होते हैं, इनका पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर इसका यही है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ रेंडमाइजेशन। मैम। हम्म, यस मैम। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मेरिट ऑफ इंटरव्यू मेथड? तो ये डेटा कलेक्शन मेथड है, इंटरव्यू तरीका है। इंटरव्यू में आप क्या करते हो, जो रिस्पोंडेंट होता है उससे आप डायरेक्टली जा करके सवाल जवाब करते हो। अब इंटरव्यू भी कई तरीके के हो सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, बट नॉर्मली हम मान के चलते हैं इंटरव्यू में आप सामने वाले से जवाब पूछते हो, तो सिर्फ आप उसके जवाब पे नहीं, आप उनके फेस एक्सप्रेशन पे भी फोकस करते हो, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हो, आपका इनफॉर्मल एलिमेंट कैसा है उनका, उस पर भी ध्यान जाता है। तो आपको सिर्फ आंसर्स नहीं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है।
दूसरी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई, क्लेरिफिकेशन मांगा जा सकता है, उनका व्यू पॉइंट जाना जा सकता है, कुछ और क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हो। तो इसके हमें इनकरेक्ट बताना है, तो हमें फायदा ढूंढना है और इसके हिसाब से क्या नुकसान है वो हमें बताना है। पहला, हाइयर यील्ड ऑफ रिस्पॉन्सेज, ये बात सही है। अगर आप किसी को टेम्पलेट देते हो और उसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं और फिर आप कहते हो जवाब दो, तो इसमें जवाब आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इंटरव्यू में सामने वाले को जवाब मोस्टली वो दे देता है, तो हाइयर यील्ड ऑफ रिस्पॉन्सेज है। और हाइयर कंपैरेटिवली अदर मेथड्स, हाइयर रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, क्योंकि बिल्कुल रो आंसर्स होते हैं आपके पास, तो फिर उनपे रिलाय किया जा सकता है। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सामने वाले ने कुछ पूछा, आप उससे सामने वाले ने कुछ जवाब दिया, आप उससे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आ जाएंगे इस पे। देन पॉसिबल टू इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन इक्वेशंस, लेकिन इंटरव्यू में आप ह्यूमन इक्वेशंस, जो ह्यूमन फैक्टर होता है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो सब्जेक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, आपके अपने बायसनेस हो सकते हैं, बायसेस हो सकते हैं आपके, आपका खुद का एक व्यू पॉइंट है वो मैटर कर सकता है। लेकिन ह्यूमन इक्वेशन के इफेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते इंटरव्यू मेथड में। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने कह रखा है पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मेथड्स होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, अब इसमें तो इंटरव्यू का पूछ लिया, ऐसे ही डीमेरिट्स पूछ लिया आपसे इंटरव्यू की। आपसे ये पूछ लिया जाए इंटरव्यू मेथड किस टाइप की रिसर्च के लिए ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। आपसे ये पूछ लिया जाए जो क्वेश्चनेयर्स होते हैं उसमें और इंटरव्यू में क्या फर्क है, ये किस में ज्यादा यूज होता है, मतलब इनकी क्या रिसर्च टाइप है जिसमें ये सब ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बिल्कुल फ्रेम किए जा सकते हैं, ध्यान रहेगा। यस मैम। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेबल हाइपोथेसिस। यूजेबल हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस क्या होती है, चलो ये बताओ हाइपोथेसिस क्या होती है। मैम हमारी कोई ऐसी थ्योरी क्रिएट की गई है जो नल भी हो सकती है, वाइड भी हो सकती है, हाइपोथेसिस बनाना हमारी। जब मैं किसी फिनोमिना को समझने की कोशिश करती हूँ और उस फिनोमिना को मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर आंसर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मेरे हिसाब से, अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है, तो उसका एक पॉसिबल आंसर, ठीक है, उसका एक पॉसिबल आंसर, ये हाइपोथेसिस कहलाती है। ओके, एक स्टेटमेंट है जो आपके रिसर्च को गाइड करते हैं। तो हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ थ्योरी, hypothesis should be empirically testable, hypothesis should be grandiose in scope and hypothesis should be specific one। hypothesis की ना बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उनमें से एक ये है कि हाइपोथेसिस बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, आप वेग नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि, जैसे हम सुबह वाला एग्जांपल ले रहे थे कि 6 बजे उठने वाला बंदा हमेशा हेल्दी रहेगा, मुझे हाइपोथेसिस को बहुत ही स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिकली, कि इस एज ग्रुप में यहाँ पर इस इंसान का या इतने इंसान का उनकी हेल्थ पर इस चीज का ये असर हो सकता है, और इसके अलावा भी और असर हो सकते हैं डेफिनेटली, बट मुझे एक ही फैक्टर चूज करना पड़ेगा। मुझे बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। रिसर्च में क्या होता है ना, रिसर्च में आप बहुत सारी चीजें टारगेट नहीं कर सकते हैं, आपको एक छोटा सा एरिया लेकर के उसमें जितना डेप्थ में आप जा सकते हो, जितना प्रिसाइज होते जाते हो, उतना यूजफुल है। जैसे मान लीजिए हाइपोथेसिस आपने बना ली कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से विमेन ज्यादा बेटर डिसीजन ले सकती हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, ये हाइपोथेसिस है। सुनने में लगेगा बहुत सटीक हाइपोथेसिस है, नहीं। फाइनेंशियल इंक्लूजन से आपका क्या मतलब, और कौन सी विमेन जिनकी डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प होती है, और किस टाइप के डिसीजन में, आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा। तो हाइपोथेसिस जो है वो ग्रैंडियोज नहीं हो सकती है। स्टेटमेंट सी गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट सी गलत होते ही ऑप्शन ए हट गया, सी हट गया और बी हट गया, ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट हो जाएगा। सही है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है पीएसयू दैट हैज एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 25,000 करोड़
नेटवर्थ उनकी 15,000 करोड़ होनी चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स, इनको महारत्न कहते हैं। महारत्न की ये क्या है, डेफिनेशन। ऐसे ही नवरत्न की भी है, ऐसे मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 की भी है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और कितने हैं, नंबर्स, और लेटेस्ट एडिशन का नाम पता होना चाहिए कि ये लेटेस्ट ऐड हुई है, इसका ये नाम है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब मुझे ये आप बताओगे रीड करके, सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंपेरिकल एविडेंस पे रिलाय करना, कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू ओरिएंटेशन, जनरलिटी, इनमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? 30 सेकेंड्स में आंसर। साइंटिफिक तो मैम वही हो सकता है ना कि एविडेंस तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्टिविटी होती है। हम्म। जनरलिटी का नहीं पता मुझे, बट वैल्यू ओरिएंटेशन में वैल्यू फ्री होता है साइंस में। हम वैल्यू को लेके चलेंगे तो वो साइंस कहाँ हो गई, वो तो हमारे कनेक्शन इमोशन से हो गया। तो आई हम्म। थिंक सी इज द करेक्ट आंसर। बट मैम मेरे को फोर्थ वाला समझ में ही नहीं आया। जनरलिटी होती है सामान्य, मतलब जिस चीज को आप जनरली अप्लाई कर सकते हो। साइंस में ऐसा नहीं है कि इसी चीज पे यही प्रिंसिपल लागू होगा, कि फ्रांस के अंदर ही ये रूल लागू होगा। नहीं, जैसे सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में होता है ना, सिर्फ वहां की सोसाइटी ऐसी है। साइंस में ऐसा नहीं आप बोल सकते कि वहां पे मरकरी ऐसे बिहेव कर रही है, हमारे यहाँ ऐसे बिहेव करेगी। ओके, तो जनरलिटी होती है, जनरलाइज करने की आप कोशिश करते हो। इसका वैल्यू ओरिएंटेशन करेक्ट आंसर है। वैल्यू ओरिएंटेशन साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वैल्यू ओरिएंटेशन आप सोशल साइंस में इंक्लूड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं मैम। तो यही फर्क होता है साइंटिफिक मेथड्स में और सोशल साइंस के रिसर्च मेथड में। हालांकि अब वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, प्रेजेंट डे जो डिस्कोर्स है ना आपका सोशल साइंस फील्ड के अंदर, आप वैल्यूज पे फोकस कर रहे हो। आप देख रहे हो कौन सी यूनिवर्सल वैल्यूज है। आपका जो पूरा एथिकल कंसिडरेशन अब आप ला रहे हो ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एनवायरनमेंट में, हर चीज में जो एथिकल कंसिडरेशन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ओरिएंटेशन को दिखाता है। ओके। ये हमें आपका जो एक्स्ट्रा रैशनल बना, हम्म, इट्स अ एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर। एग्जैक्टली एज पर ड्रोर, ये एक्स्ट्रा रैशनल फैक्टर। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन कोर्स ऑफ ट्रेनिंग टू द सिविल सर्वेंट्स। तो फाउंडेशन ट्रेनिंग जो है वो मसूरी के अंदर होती है, लबासना में, जिसमें जितने भी सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होकर के गए हैं उन सब की एक जगह ही ट्रेनिंग होती है। फिर बाद में उनको अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। आईएएस वहीं रह जाते हैं, आईपीएस वालों को हैदराबाद भेज दिया जाता है, बाकियों को अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो फाउंडेशनल कोर्स है 3 से 4 महीने का, उसका पर्पस क्या है? तो पहला है इम्पार्ट बेसिक ट्रेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये बात सही है। फोस्टर द एटीट्यूड एंड वैल्यू रिक्वायर्ड इन एवरी सिविल सर्वेंट, ये बात भी सही है। डेवलप द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इस पे बात करेंगे। एंड डेवलप द एस्पिरिट दे कोऑप्स अमंग द ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, तो टीम बिल्डिंग की फीलिंग बिल्ड करना, ये बात भी सही है। लेकिन क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बिल्ड करना ये फाउंडेशनल ट्रेनिंग का काम है? नहीं, वो बाद में आगे एडवांस ट्रेनिंग में होता एडवांस ट्रेनिंग का है। तो ए, बी और डी है। यस, सी इज द आंसर करेक्ट आ आंसर। जाए। अब ये देखो, कंफ्यूज करने के लिए क्या बताया, यहाँ पे सी गलत है ना, और करेक्ट आंसर में सी करेक्ट आंसर है। यस। ओके, सो क्रोनोलॉजिकली अरेंज द थीम्स ऑफ दावोस कॉन्फ्रेंसेस ऑफ डिफरेंट ईयर्स। अब ये आपका पूरा मतलब वो जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब क्या थ्रो कर दे यूजीसी, यू नेवर नो। दावोस कॉन्फ्रेंस के बारे में 2018 में मे बी कुछ हुआ होगा जिस वजह से न्यूज में रही है दावोस कॉन्फ्रेंसेस। दावोस इज अ सिटी इन द स्विट्जरलैंड, और वहां पे कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसके थीम्स पूछ रखे हैं अलग अलग ईयर्स में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है। बट जहां तक मुझे ध्यान है मैम 2018 की जो पब्लिक थी ना, में भी करंट अफेयर्स आते हैं क्या? मतलब बहुत कम क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम्म। वो भी कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई महारत्न मिनी रत्न के रिगार्डिंग है, कोई बड़ा डिसीजन अगर हुआ है तो उसके रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछ लेते हो। ओके, इसका आप देख लेना, मुझे ईयर्स वगैरह ध्यान नहीं है इनके। बट जहां तक इनके टाइटल्स है, रीथिंक, रीडिजाइन एंड रीबिल्ड, ए सी बी, रिस्पॉन्सिव, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड का डी आंसर।
ये आई थिंक 2018 में ही हुआ होगा, तभी इसको ये पूछा अभी गया है। रिलेवेंट है वो। अब ये क्वेश्चन इररेलेवेंट हो जाते हैं, दावोस कॉन्फ्रेंस। और ऐसे क्वेश्चंस के पीछे आप भाग भी नहीं सकते, ट्रस्ट में आप नहीं भाग कितना सकते। भागोगे तो और क्या। हाँ, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूएनएफसीसी की होती है, साल में एक ही बार होती है। ठीक है, दिसंबर में ये लोग मिलते हैं, तो वो पूछते हैं क्या कुछ हुआ था, मेन मेन चीजों ये पे डिस्कशन होता है। सीबीटी फॉर्म आने के कारण क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े होते हैं और आंसर मतलब ऐसे क्वेश्चंस ही पैराग्राफ में दे देते हैं। पहले पेन पेपर मोड में आता था, क्वेश्चंस छोटे होते थे। सीधी सी बात है। ओके, corporate governance reforms are and should be seen as part and parcel of broader central public sector enterprise reform program rather than as a standalone or substitute reforms in India. ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म को आप पीएसयू रिफॉर्म के तौर पे लेके चलो, इनको अलग से इंट्रोड्यूस मत करो। तो ये रिकमेंडेशन किसने लगाई थी? वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, एडीबी ने, या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने? नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज तो नहीं हो सकता। एडीबी भी बहुत कम रिकमेंडेशन देता है, तो इधर इट इज वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। आईएमएफ को ज्यादा रिफॉर्म वगैरह से कंसिडरेशन नहीं है, तो ज्यादातर डेवलपमेंट रिलेटेड रिफॉर्म्स वर्ल्ड बैंक ही देता है। ये मेरा तुक्का है, देखना क्या आंसर है इसका 66 का। हाँ सही है आपका। सही है हम्म। है ना? क्योंकि ज्यादातर रिफॉर्म को लेकर के जो बातें होती है ना, वो वर्ल्ड बैंक की गवर्नेंस गवर्नेंस वाला पूरा कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बैंक की देन है। मतलब लेटेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग है, 89 से स्टार्ट करा था इन्होंने, लेटेस्ट जो है वो सारा इन्हीं का है। 67 वही मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ओके, टंग हो रही है मेरी। ओके, कमीशन है और चेयरमैन है। एक्सपेंडिचर कमीशन, रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सेकंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, सेवेंथ पे कमीशन। अब मुझे इसमें से दो ध्यान है। मुझे सेकंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन पता है, ये पंची का है, 2006 में आता है। फर्स्ट सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो सरकारिया कमीशन था, सेकंड पंची है। और दूसरा मुझे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पता है, वो है वी मालीमात कमेटी। तो अगर मैं इस कंक्लूजन के हिसाब से चलूं, बी का 4, सी का 3, ठीक है, ए का 2 होना चाहिए एक्सपेंडिचर कमीशन, गीता कृष्णन। और सेवेंथ पे कमीशन ए के माथुर। अभी कौन सा पे कमीशन स्टैब्लिश किया है? कौन थी है? एट्थ एट पे कर कमीशन दिया। ना। पता हाँ, नहीं। मतलब अगले साल तक इसकी रिकमेंडेशंस आनी स्टार्ट हो अगले जाएंगी, साल तब हो से जाएगा। स्टार्ट हुआ, अभी सेवेंथ ही तो चल। हाँ, B7 चल रहा है, लेकिन इसके चेयरमैन का नाम प्लीज ध्यान दे लेना। क्या पता क्या रिकमेंडेशन आएगी इनके। रिकमेंडेशन में हमेशा सिर्फ पेमेंट के अलावा और भी बहुत कुछ चीजें ये रिफॉर्म को लेकर के बोलते रहते हैं। चलिए, नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन एजेंडा कवरिंग पॉलिसी चेंजेस एंड प्रोग्राम फॉर एक्शन प्लान। इनका 15 ईयर, 30 ईयर और 3 ईयर, ये तीन आए थे। और ये 2017-18 से 2019-20 तक था। देखना इसका यही है ना। सही है। ये क्या है मैम, हम्म। ईयर क्यों दिए? ये जैसे प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाता था ना, 5 ईयर प्लान, ठीक वैसे नीति आयोग 5 ईयर प्लान तो नहीं बनाता, लेकिन एक्शन एजेंडा बनाता है। तो इसमें उन्होंने पहले बनाया 30 साल में हम क्या अचीव करने का सोच रहे हैं, फिर इससे उन्होंने कम करा 15 ईयर्स का बनाया, फिर इससे कम करके इन्होंने 3 साल का टारगेट रखा कि 3 साल में हम ये चीजें अचीव करने वाली। ये एक्शन प्लान था नीति आयोग का। तो इन्होंने जस्ट ये पूछा है कि एक्शन प्लान कौन से टाइम तक था, ईयर्स पूछे इन्होंने। Okay, which one of the following is correct regarding subject matter of Ministry of Social Justice and Empowerment? शेड्यूल्ड कास्ट, हाँ जी बिल्कुल है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आते हैं। तो इस लॉजिक से ऑप्शन ए बी सी गया, बी सी डी गया, बी सी गया। माइनॉरिटी अफेयर्स और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, पर्सन ए और डी आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। शेड्यूल्ड ट्राइब आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में। और आप मुझे बताएंगे माइनॉरिटी अफेयर्स कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है। ठीक है, बैकवर्ड वाली। बैकवर्ड नाम से कोई मिनिस्ट्री नहीं है। मतलब वो वुमेन और कोई है ना, चाइल्ड नहीं, वो तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अलग है।
देखो बहुत फिर सारे इसमें ना ग्रुप है, मैं नाम बता देती हूँ। चार तो ये हो ही गए मैम जो। मेरे को ना मिनिस्ट्रीज पढ़ा दीजिए ना, ये इतना कंफ्यूजन है मुझे, कभी समझ में नहीं आती ये सब डिपार्टमेंट क्या? एंड मिनिस्ट्रीज, एक अलग से वीडियो में। चलो ठीक है, बात कर लेंगे उस बारे में। अम, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तो SC ST माइनॉरिटीज हो गई, जितनी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती हैं। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो गए, और इसमें विमेन एंड चाइल्ड को इंक्लूड कर दो। और अब आप जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं इनको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये जो मेनली है, ये इनको आप वीकर सेक्शंस बोल सकते हो सोसाइटी के, या इनको वल्नरेबल सेक्शन बोल सकते हो वीकर की बजाय। वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इनके लिए ना समाज में हमेशा से फोकस, मतलब गवर्नमेंट में हमेशा से फोकस रहा है। तो सबसे पहले ये एक ही डिपार्टमेंट के अंडर आते थे, फिर धीरे धीरे इनको अलग करना स्टार्ट करा। 1980s 85 के अराउंड इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने स्टार्ट करती है। कईयों के लिए तो अलग कमीशंस भी हैं, जैसे विमेन के लिए अलग कमीशन है। नेशनल, इसके लिए नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है। तो अब इनके लिए कमीशंस बनने स्टार्ट हो गए। ये आपका सोशल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब इनमें क्या करा गया, इनके लिए अलग अलग मिनिस्ट्री बना दी गई। ट्राइबल के लिए ट्राइबल अफेयर बना दिया, माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी अफेयर बना दिया, बाकियों को एक उसमें रखा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में रखा। विमेन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड फैमिली, वो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बना दिया। अब आप मुझे बताएंगे, मतलब गूगल कर लेना थोड़ा सा, कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। इनकी वेबसाइट पे जाइए या विकिपीडिया पेज पे जाइए, विकिपीडिया पेज पे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कितने डिपार्टमेंट्स है और डिपार्टमेंट किस किस चीज से रिलेटेड है। और इनके लिए हर एक, जो मैंने आपको वल्नरेबल सेक्शन बताया है, इनके लिए गवर्नमेंट के सिर्फ आप, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप मुझे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट का नाम बताइए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल गूगल पे टाइप करो, आपको आंसर जो है उसमें से मिल जाएंगे। अब आप जो कह रहे थे इसका डिपार्टमेंट्स का और मिनिस्ट्री का, ये बताओ मुझे इसमें क्या चीजें समझ नहीं आ रही, तो मैं हेल्प कर पाऊंगी बेटर। तो ये मैम है ना डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को समझना है, मतलब कौन सी डिपार्टमेंट में क्या मिनिस्ट्री है और क्यों, क्या रोल है उसका, वो सब। अच्छा, तो मोर देन 50 टोटल जो है आपके मिनिस्ट्रीज हैं। वैसे तो मिनिस्ट्री का जो नाम है उस वही डिफाइन कर देता है उसके एरिया को लेकर के, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास 6 या 7 ही हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें से एक आपका आ जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, इसको एक्सटर्नल अफेयर भी बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, पर्सनल मिनिस्ट्री। ठीक है, देन एजुकेशन मिनिस्ट्री, एंड फाइनली आपका ये आ गया 7th, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। ठीक है, या एक इसमें और इंक्लूड करो तो मैती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है मैती का। ज्यादातर जो है वो यही न्यूज में रहती है, ज्यादातर। फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस बजट वगैरह सब देखती है, काइंड ऑफ एक ट्रेजरर की तरह काम करती है। होम मिनिस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करती है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को। डिफेंस मिनिस्ट्री एक्सटर्नल लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने का काम डिफेंस मिनिस्ट्री का है। एक्सटर्नल अफेयर डिप्लोमेसी को देखती है, बाकी देशों के साथ हमारे कैसे रिलेशन है। पर्सनल जितने भी सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं, पर्सनल मिनिस्ट्री देखती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री एजुकेशन का संभालती है। सोशल जस्टिस वाली वही है, सोशल जस्टिस वल्नरेबल सेक्शन उनको संभालती है। और मैती जितने भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड नए इनिशिएटिव्स लाए जाएंगे वो मैती देखती है। इनके फिर आगे फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 2 डिपार्टमेंट है, किसी में 6 डिपार्टमेंट्स हैं। वही और समझ में। डिपार्टमेंट, हाँ, हाँ वही बाद में समझेंगे इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से मिनिस्ट्रीज पे मैं एक सेपरेट ले आऊंगी।
वो डिपार्टमेंट है ना, जैसे होम मिनिस्ट्री क्या करती है, मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे भारत में हैंडल करना है, तो किसी एक पर्सन के काम नहीं होगा, एक पर्सन से आपको वो काम को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो डिवाइड होता है फिर डिपार्टमेंट्स में, और डिपार्टमेंट के हेड होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पर्टिकुलर काम को वो हैंडल करते हैं, और जो फिर फाइनली होम मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं। Okay. अच्छा, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्सेस दैट हैव बीन सब्ज्यूम्ड विद इन द जीएसटी। जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो सब्ज्यूम कर दिए गए हैं। कब आया था जीएसटी? 2008 2017 में। स्टेट वेट को कर दिया गया था, सेल्स टैक्स को कर दिया गया था, सर्विस टैक्स और एंट्री टैक्स। ठीक है, तो इसमें से देखना सर्विस टैक्स नहीं होना चाहिए, सर्विस टैक्स अलग से लगता है। हम्म। आप कोई भी खाना वाना खाने जाते हो ना, तो वहां पे अलग से आता है सुविधा शुल्क, सर्विस टैक्स वो अलग से चार्ज करते हैं। यस। तो ये तीन आ जाएगा, ए बी और डी। मतलब जिसमें सी गलत हो ना, उसमें ऑप्शन सी मिलता है ज्यादातर केसेस में। ये सिर्फ यही मिल रहा है और पता नहीं। ये ट्रिक है उनकी। ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर की चैलेंजेस लिस्टेड इन सम इनपुट फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन अभी कराऊं या कल कराऊं? ऐसे थोड़े से ही रह गए, कर लेते हैं डिस्कस ना। हम्म। नहीं नहीं, आगे ये आएगा, ये एलीट मास मॉडल, और ये इसके लिए टाइम चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो हम बाद में करें। पॉलिसी मॉडल्स हैं ये, हम कल मतलब थोड़े पंचायती कम करेंगे और इसको ज्यादा कवर करेंगे। ओके। और हो सके तो खुद से पॉलिसी मॉडल्स को रिवाइज कर लेना। हम्म। और ये अब कहाँ से कवर करोगे पॉलिसी मॉडल्स? या तो इग्नू से एलएसी कवर करो। मास मॉडल इसने तो दिया था, सी राइट मिल्स ने। हम्म। एलीट मास मॉडल। एलीट मास मॉडल सी राइट मिल्स का है। ठीक है। ये एक और असली एक में ऑप्शन है, मुझे लगता है ए होगा, एक मिनट चेक करती हूँ, वरना ये सारा ये लास्ट क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं, 71 नहीं, 72 का एक, वाह, ये मेरा सही हो गया मैम। भाई ये एक भी आइडिया तो काम चल जाएगा। अच्छा, ये या तो इग्नू के उसमें है, या फिर ये निकोलस हेनरी वाली बुक में अच्छे से आपको मिलेगा। तीन थे ना, पॉलिसी एक तो रॉबर्ट माइकल, और एक सी मिल्स, और एक विल्फ्रेडो पेरेटो गिटानोमोस का, है ना? हम्म। हम्म। ये ना कहीं आप अगर नोटिस करोगे ना, तो ये मार्क्सिस्ट उससे ज्यादा वो करता है, हम्म। आइडियोलॉजी से मैच करता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है। कल अपन 70 से लेकर के 100 तक कवर करेंगे, 30 क्वेश्चन।